हाँ देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, तब क्लियर हो जाएगा। देखो, इसमें हमसे कह रहा है ए वॉल्यूम वी ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P इज इंक्लोज्ड इन ए स्फीयर। ठीक है, कोई गैस है, उसको एक स्फीयर में इंक्लोज कर रहे हैं, और उसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T1 है और प्रेशर P है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग को क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन में गिवन है आपको क्वेश्चन में। फिर आपसे कह रहा है इट इज कनेक्टेड टू अनदर स्फीयर ऑफ वॉल्यूम V/2 बाई ए ट्यूब एंड स्टॉप ऑफ। तो इसमें कह रहा है कि उस जो स्फीयर है उसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है दूसरे स्फीयर से, और उसका उसने वॉल्यूम दे दिया है V/2, है ना। और एक छोटी सी ट्यूब यूज की गई होगी, उसका वॉल्यूम क्या है, V/2 है ना। इस तरह से डायग्राम बन जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि जो पहला वेसल है उसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T1 है और प्रेशर P है, और जो दूसरा स्फीयर इसका वॉल्यूम उसका हाफ कह रहा है V/2, और यहाँ पे एक कोई स्टॉप ऑफ लगा हुआ। ठीक है, अब इसमें कह रहा है द सेकेंड स्फीयर इज इनिशिएटेड इवोकेटेड एंड द स्टॉप कॉक इज क्लोज। अच्छा, इवोकेटेड मतलब समझ पा रहे हो, जो सेकेंड स्फीयर है वो उसमें एक तरह से वैक्यूम टाइप का है, मतलब जो गैस है वो केवल लेफ्ट वाले स्फीयर में ही है ना, इसमें। और अभी इनिशियली ये खाली है, मतलब इसमें एयर भी नहीं है, पूरी तरह से वैक्यूम है यहाँ पे। फिर कह रहा है स्टॉप कॉक इज ओपन्ड, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द सेकेंड स्फीयर बिकम्स T2। अच्छा, जब इसको ओपन कर दिया जाता है तो सिचुएशन क्या है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। एक डायग्राम और बना लेते हैं, देखो इसी के साइड में बना लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको दोनों सिचुएशन पता चल जाए कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है। अरे, तो है ना, देखो इनिशियली टेम्परेचर तो उसने T1 दिया हुआ है, T1, लेकिन फाइनली क्या हो गया कि टेम्परेचर इसका चेंज हो रहा है। किसका चेंज हो रहा है ये देख लेते हैं। सेकेंड स्फीयर इज बिकम T2। अच्छा, सेकेंड स्फीयर का टेम्परेचर कह रहा है T2 हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड वाले का हमें लेना होगा T2। अच्छा, इसने ये भी बोला है द फर्स्ट स्फीयर इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1। अच्छा, पहले स्फीयर का टेम्परेचर वो T1 पे ही मेंटेन किए हुए, बस दूसरे वाले का चेंज हो गया है। और यहाँ पे वो जो वॉल्व है वो हटा दिया गया है, स्टॉप को रिमूव कर दिया गया है। तो इसका मतलब गैस ये वाला कंटेनर भी ऑक्यूपाई, ये वाला वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेगी, है ना। तो यहाँ पे ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, ये आपकी फाइनल, ये आपकी इनिशियल कंडीशन मान सकते हैं, और ये आपकी फाइनल सिचुएशन है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, वेसल कनेक्टिंग वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें टोटल मोल्स कंजर्व होते हैं, है ना। तो आपको मोल कंजर्व करना है। तो पहले वेसल में जो मोल है मान लो N1 है। ठीक है, और दूसरा वाला स्फीयर तो शुरुआत में खाली ही है ना, दूसरे वाले में तो कोई गैस ही नहीं है। तो दूसरे वाले के मोल 0 है, इसका मतलब दूसरे वाले कंटेनर में गैस ही नहीं है। तो N1 प्लस 0 इक्वल टू, जब हम लोग ने वॉल ओपन कर दिया तो दोनों कंटेनर में गैस आ गई है ना। तो N1 डैश प्लस N2 डैश। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मोल को हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग, PV/RT। तो देखो, पहले गैस केवल एक ही कंटेनर में थी, तो इसके हिसाब से इसके मोल हम लोग लिख देंगे। तो इसके मोल हो जाएंगे, देखो कंटेनर का प्रेशर, गैस का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, डिवाइडेड बाई R, और टेम्परेचर T1 है। फाइनली क्या होगा, जब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें गैस फाइनली एक समय ऐसा आता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। मतलब दोनों गैसों दोनों कंटेनर के बीच में दोनों वेसल के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है।
अब इसमें क्वेश्चन में कुछ उसने बोला तो है नहीं, प्रेशर की वैल्यू है ना, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर P1, अच्छा हाँ, लास्ट में वही फाइनल प्रेशर P1 पूछ रहा है। तो वो P1 प्रेशर तो दोनों में ही हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, क्योंकि दोनों कंटेनर का में जो गैस है उसका प्रेशर P1 हो जाएगा। तो अब इसके मोल लिख देते हैं, चलो P1, और पहले वाले का वॉल्यूम V1 है, V है, R T1, और दूसरे वाले में देखो तो प्रेशर तो P1 है, वॉल्यूम बेटा V/2 रखना होगा हमें, अपॉन R, और टेम्परेचर T2 कर दिया गया। ठीक है, अब देखो इसमें R R R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, V Yes. V V भी कैंसिल हो गया। तो अब फाइनली बचा P/T1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई T1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2T2। P2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो 1/T1 प्लस 1/2T2, है ना। और इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम अगर लेंगे T1 और 2T1 में, तो ये आ जाएगा 2T1T2, और ये बन जाएगा 2T2 प्लस T1, और इधर P/T1, T1 से देखो T1 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली P2 ही निकालना है हम लोग को, तो P2 की वैल्यू आ जानी चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2T2 into P, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 2T2 into P डिवाइडेड बाई T1 प्लस 2T2। तो ये आंसर आना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव है, देख लेना, ये आंसर बन जाएगा इसका, 2T2P Yes. डिवाइड बाई T1 प्लस 2T2। ठीक है, तो वेसल कनेक्टिंग प्रॉब्लम जो भी है उनमें केवल आपको मोल बैलेंस करने होते हैं, बिफोर मिक्सिंग और फाइनल सिचुएशन में मोल्स बराबर करने होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए सभी को। Yes, sir. चलो फिर आगे इसमें नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। गैसों का जो नेक्स्ट लॉ है ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ ये। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है इसको समझते हैं। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये डिफ्यूजन क्या होता है ना। डिफ्यूजन का मतलब समझ में आएगा तभी ये लॉ भी हम लोग को समझ में आएगा अच्छे से। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जैसे आपने एक कंटेनर ले लिया सपोज, ठीक है, और इसमें एक आपने गैस फिल कर दी, है ना। ये जो छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो ना, ये गैस के मॉलिक्यूल है ना। इसमें आपने गैस फिल कर दी, और गैस का प्रेशर ज्यादा है, मतलब अंदर जो गैस है वो काफी कंडेंस, मतलब भी बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में है। तो गैस का प्रेशर काफी ज्यादा मेंटेन किया हुआ है आपने, एज कंपेयर टू आउटर प्रेशर, मतलब जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके रिस्पेक्ट में गैस का प्रेशर काफी ज्यादा है। ठीक है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। ठीक है, और आपने क्या किया, छोटा सा इसमें ओरिफाइस कर दिया। छोटा सा इसमें क्या कर दिया, एक नेडल के मतलब नेडल के डायमीटर के बराबर आपने एक छोटा सा ओरिफाइस कर दिया। तो गैस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक बिहेवियर होता है कि इस छोटे से ओरिफाइस से भी गैस के मॉलिक्यूल बाहर आने लगेंगे, है ना, डिफ्यूज करने लगेंगे। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल छोटे से होल से भी बाहर आने लगेंगे, और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इसी फिनोमिना को क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की देखो डिफिनेशन लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। अगर गैस के मॉलिक्यूल का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होने लगे, ठीक है, थ्रू ए स्मॉल ओरिफाइस, एक छोटे से ओरिफाइस के रिस्पेक्ट में, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर थ्रू ए स्मॉल ओरिफाइस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये तो डिफ्यूजन हो गया। अब ग्राहम्स लॉ जो है वो अ, किस पे बेस्ड है ना। ग्राहम्स लॉ क्या कहना चाहता है, तो ग्राहम्स लॉ एक्चुअली रेट ऑफ डिफ्यूजन पे बेस्ड है। ग्राहम्स लॉ जो बेस्ड होता है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन पे बेस्ड होता है। ठीक है,
तो इसको भी समझ लेते हैं कि भैया रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूजेस पर यूनिट टाइम। मतलब किसी भी गैस का अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाई टी, है ना, V डिवाइडेड बाई टी, V डिवाइडेड बाई टी, R इज इक्वल टू V बाई टी। और V जो है यहाँ पे ये गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूजेस, और T जितने टाइम इंटरवल में वो गैस डिफ्यूज हो रही है वो आपका टाइम इंटरवल डिनोमिनेटर में ले लेना है। ठीक है, देखिए, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना बहुत आसान है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मैथमेटिकल रिलेशन है R इक्वल टू V बाई टी, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूजेस, है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूजेस पर यूनिट टाइम। अब देखिए, इसमें टाइम को आप 1 सेकेंड मान लीजिए, टाइम को क्या मान लीजिए, यूनिट टाइम, 1 सेकेंड मान लीजिए। इसका मतलब 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में कोई गैस का जितना वॉल्यूम डिफ्यूज कर जाता है वही उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन के क्या होता है, इक्वल हो जाता है ना। 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में किसी गैस का जितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो जाता है वही गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन के इक्वल होता ठीक है ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूजेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, कोई भी गैस ले लीजिए और ऐसे समझिए कि आपने कोई गैस यहाँ फिल कर दी, मान लो आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है, और एक छोटा सा आपने ओरिफाइस कर दिया और आप यहीं पे खड़े हो गए ओरिफाइस के सामने ही, है ना। और आपका काम क्या है, मतलब आप खड़े हो गए, मतलब कहने मतलब कि आप छोटे हो गए एंटमैन की तरह, और वहां पे ओरिफाइस के सामने आके वहां पे ऑब्जर्वर की तरह खड़े हो गए। और आपका काम क्या है कि आपको 1 सेकेंड में ये काउंट करना है कि कितना गैस का वॉल्यूम बाहर निकल रहा है ना। तो अगर आप ये कैलकुलेट कर लें मैथमेटिकली कि 1 सेकेंड में गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, तो वो जितना भी वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा होगा वही रेट के गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यूनिट टाइम इंटरवल में किसी गैस का जितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो जाता है वही गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन के इक्वल होता है। बोलो भाई, बात आ रही समझ में। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब आते हैं ग्राम्स लॉ क्या होता है, मतलब ग्राम्स ने अपने लॉ में क्या बताया। ठीक है, तो ये ग्राम्स भैया यही करते थे, ये एक कंटेनर लेते थे उसमें गैस फिल करते थे, वहीं ओरिफाइस के बगल में खड़े हो जाते थे और वो काउंट करते थे कि 1 सेकेंड में कितना गैस का वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, ये कैलकुलेट करते थे। देखो, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली ये बोलना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन उन्होंने ये चीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की, अलग अलग गैसों को लेके। अच्छा अच्छा, ठीक, अच्छा, तो अलग अलग गैस को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट गैसों को लेकर वो क्या करते थे, गैस का रेट और डिफ्यूजन निकालते थे। ठीक है, और अल्टीमेटली वो एक रिजल्ट पे पहुंचे। उन्होंने बोला, देखा बेटा, 1 मिनट में आता हूँ, है ना, 1 मिनट देखता हूँ।
हाँ देखो बेटा, स्क्रीन चला गया क्या? एक मैं इसको ये करता हूँ। हाँ देखो, तो देखिए इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये ग्राम का जो डिफ्यूजन लॉ है ये क्या हमें सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ग्राम क्या कर रहे थे, वो अलग अलग गैसों को लेते थे और इस कंटेनर में फिल करते थे, और उसका वो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट करते थे, मतलब आर की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते थे वो अपने एक्सपेरिमेंट में, है ना, टेम्परेचर प्रेशर नहीं चेंज करते थे। तो उनका ये कहना था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, ठीक है। तो ग्राम का क्या कहना था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये इनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना। गैसों का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो उस गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, ये तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। इसके लिए ये भी जरूरी है कि गैस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये इनका मेन स्टेटमेंट है। अगर ग्राम्स लॉ देखा जाए तो एक्चुअली मेन ग्राम्स लॉ यही होता है। अब इसी को अलग अलग तरीकों से भी मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग पी एम इक्वल टू डी आर टी ये फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, ये पीवी इक्वल टू एन आर टी से ही आता है, पीएम इक्वल टू डी आर टी। तो देखिए इसमें प्रेशर अगर कांस्टेंट ले ले हम लोग, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट ले ले, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो गैसों का जो मोलर मास होगा वो उसके डेंसिटी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जहां मोलर मास है वहां पे हम लोग डेंसिटी भी ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में जहां पे मोलर मास है वहां पे हम लोग डेंसिटी का टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला बोलो चाहे ये फॉर्मूला बोलो, दोनों एक ही रिजल्ट हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट है ग्राम्स लॉ का। ग्राम्स लॉ अगर कोई पूछे थ्योरी में कि क्या होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of their molar mass at constant temperature and pressure, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, मतलब ये दो स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट होने चाहिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे गैसों का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, वो उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो, इसी फॉर्मूले को आप दो अलग अलग गैसों के लिए लगा दीजिए। जैसे एक गैस मान लीजिए R1 है, एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है और उसका मोलर मास M1 है, और एक कोई गैस सेकेंड गैस है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है, मोलर मास M2 है, ठीक है। और यही फॉर्मूला लगा के दोनों को बेटा डिवाइड करके लिख दीजिए। तो जब डिवाइड करके लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा, R1/R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाई M1, ठीक है। या मोलर मास की जगह डेंसिटी भी ले सकते हैं, D2/D1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ग्राम्स लॉ का, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, R1/R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2/D1, ठीक है। आगे बात समझ Yes, में, sir. ठीक है, ये फॉर्मूला। और इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन को भी फर्दर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, R1 को लिख सकते हैं V1/T1,
और बेटा R2 को लिख सकते हैं V2/T2, है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, वो आपको वॉल्यूम और टाइम दे देगा। तो हम लोग उसको ब्रेक करके लिख देंगे, R को V/T, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था R जो होता है V/T के बराबर होता है, तो R1 हो जाएगा V1/T1 और R2 हो जाएगा V2/T2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखो ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई थी वैसे भी, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, है ना। मतलब ये ग्राम्स लॉ का मेन स्टेटमेंट है ना। अगर हम लोग टेम्परेचर प्रेशर सेम रखें, कांस्टेंट रखें, तो ऐसे केस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसों का, वो उनके मोलर मास या डेंसिटी के स्क्वायर रूट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, तो ये बस हमें पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे आते हैं, ये तो सिंपल ग्राम्स लॉ हो गया आपका। जैसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें आपसे कह रहा है कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फॉलोइंग गैस गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको कुछ गैसें दी हुई हैं और उन गैसों का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम टेम्परेचर प्रेशर पे कंपेयर करने को बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान है। जैसे आपको कई सारी गैसें दे रखी हैं, आप क्या करो, सबके मोलर मास लिख लो। देखो SO2 का मोलर मास लिखेंगे तो ये आएगा 64, है ना। O2 का मोलर मास लिखेंगे तो 32 आएगा, हाइड्रोजन का 2 आएगा, नाइट्रोजन का 28 और PCl5 का आता है 204.5। ये इनके मैंने क्या लिख दिए, मोलर मास लिख दिए। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, अभी ग्राम्स हम लोग पढ़े थे, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो गैसों के मोलर मास के, है ना, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है जिस गैस का मोलर मास जितना बेटा कम होगा, है ना, जिसका मोलर मास जितना स्मॉलर वैल्यू होगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा, ज्यादा। अधिक होगा, है ना। हाँ, तो मोलर मास जितना कम उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। ठीक है, तो इसमें सबसे कम मोलर मास देखा जाए तो हाइड्रोजन का मिल रहा है मुझे, है ना। हाइड्रोजन का सबसे कम है 2 है। तो इन गैसों में सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो हाइड्रोजन का होगा। मतलब सबसे जल्दी जो डिफ्यूज होने वाली गैस होगी, अगर मान लो कि 5 अलग अलग कंटेनर ले लीजिए आप, है ना, और पांचों कंटेनर में एक एक गैस, इनमें से एक में SO2 फिल कर दिए, एक में O2, एक में हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक में PCl5, तो को सेम टेम्परेचर प्रेशर पे सबसे जल्दी जो डिफ्यूज होगी गैस वो होगी हाइड्रोजन, क्योंकि उसका डिफ्यूज होने का रेट सबसे फास्ट है। उसके बाद सेकेंड नंबर में जो डिफ्यूज हो रही होगी वो कौन सी होगी बताइए। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। हाँ, तो इन पांचों गैसों में सेकेंड नंबर में नाइट्रोजन को लिखना होगा हमें। सेकेंड नंबर में मोलर मास उसी का आ रहा है। उसके बाद बताइए किसका लिख दें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। SO2। ऑक्सीजन। इसके बाद SO2 और PC। सबसे स्लोवेस्ट हो जाएगा PCl5, है ना। तो एक तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया, ये गैसों के डिफ्यूजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो इनके डिफ्यूज करने का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो हम लोग ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो आपसे ऑर्डर ना पूछ के पूछ लेगा कि बताइए सबसे फास्टली कौन सी गैस डिफ्यूज होगी, सबसे कम टाइम में कौन डिफ्यूज होगी, है ना, सबसे स्लोली कौन डिफ्यूज होगी। तो सीधे सीधे हम लोग बता सकते हैं कि हाइड्रोजन सबसे फास्टली डिफ्यूज होने वाली गैस होगी इन इसी एग्जांपल में अगर बोले, और PCl5 इसमें सबसे धीरे धीरे स्लोली डिफ्यूज करेगी। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है 20 ml ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूजेस थ्रू ए पोरस प्लग इन 60 सेकेंड। ठीक है, कोई सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और उसका 20 ml डिफ्यूज होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, 60 सेकेंड।
फिर वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस डिफ्यूजेस अंडर सिमिलर कंडीशन इन 30 सेकेंड वुड बी। तो सिमिलर कंडीशन, देखो सिमिलर कंडीशन बोलने का मतलब आप समझ जाइए कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है दोनों गैसों के लिए। तो ऑक्सीजन का कह रहा है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे क्या कितना वॉल्यूम डिफ्यूज करेगा। तो देखिए एक तरह से उसने क्या दे दिया, SO2 गैस का वॉल्यूम दे दिया। SO2 गैस का वॉल्यूम कितना दिया है, 20 ml। ठीक है, तो 20 ml जो SO2 गैस है इसको डिफ्यूज होने में टाइम लग रहा है 60 सेकेंड। लेकिन साथ ही साथ एक गैस उसने और बोला है, ऑक्सीजन गैस है ना, उसको कंपेयर कर रहा है वो ऑक्सीजन गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन से। और ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए कह रहा है कि इसका बताइए कितना वॉल्यूम 30 सेकेंड में डिफ्यूज होगा। तो मान लेते हैं कि इसका कोई V वॉल्यूम 30 सेकेंड में डिफ्यूज हो रहा है, और दोनों के लिए अप्लाई कर देते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, दोनों गैसों के लिए क्या अप्लाई कर देते हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन के रिगार्डिंग केवल एक ही लॉ हम लोग पढ़ते भी हैं इस चैप्टर में। तो जब भी डिफ्यूजन की बात हो रही हो क्वेश्चन में तो समझ जाइएगा कि यही लॉ लगेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई लॉ होता ही नहीं है पूरे चैप्टर में डिफ्यूजन के रिगार्डिंग। तो ग्राम्स लॉ ही लगना तय है यहाँ पे। और वन गैस ले लेते हैं चलो SO2 के रिस्पेक्ट में, और टू गैस ले लेते हैं O2 के लिए। तो R1/R2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो हो जाएगा M2/M1। ठीक है, देखिए मैंने मान लिया कि वन गैस यहाँ पे SO2 के लिए है और टू जो सिंबल है वो O2 के लिए। ठीक है, अब देखो R1 को मैं अगली लाइन में लिख दूंगा V1/T1। ठीक है, और R2 को लिख दूंगा V2/T2। ठीक है, और इधर M2/1। अच्छा, M2 मैंने ऑक्सीजन के लिया है, तो M2 मतलब ऑक्सीजन का मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास हो जाएगा 32, और सल्फर डाइऑक्साइड का 64। तो ये आ रहा है सीधा सीधा 1/√2। ठीक है, अब V1 और T1 इनकी वैल्यूज रख देंगे। देखो V1 SO2 का वॉल्यूम हो जाएगा, SO2 का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है 20 ml, कितने टाइम में, 60 सेकेंड में, है ना। और जो O2 है उसका वॉल्यूम निकालना है, और उसका टाइम तो है दे रखा है 30 मिनट, 30 सेकेंड इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कैंसिल कर दिए, 30 से 60 कैंसिल हो रहा है, 2 आ रहा है, और 2 से 10 कैंसिल होगा, 20 तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ रहा है, 10√2 आ रहा है। और √2 आप लोग जानते ही कितना होता है, 1.414। 1.414। तो हाँ, तो इसका आंसर आना चाहिए 14.14 ml, है ना। 1.414 में 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये आंसर दिख रहा है हम लोग को, बॉम्बे वाला सही है ना, 14.14, यही आंसर सही है। ठीक है, तो कई बार आपको सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें ग्राम्स लॉ में देखने को मिलेंगे। और कई बार आपको डेंसिटी का रेशियो भी दे सकता है, जैसे मैंने स्क्वायर रूट के अंदर M2/M1 लिखा है, अगर आप डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो वो स्क्वायर रूट के अंदर D2/D1 हो जाएगा। हाँ, तो वो मोलर मास की जगह डेंसिटी भी ले सकते हैं हम लोग। वो देख लीजिएगा जैसा क्वेश्चन में डेटा दिया जाए उस हिसाब से अपना फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल ला है, ऐसा कुछ नहीं, बस सीधे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही इसमें मिलेंगे भी आपको। तो ये, लेकिन जैसे ये जेई मेंस में पूछा जाएगा तो ज्यादातर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं जेई मेंस में। तो जैसे ये एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे जेई मेंस के लेवल का ही था। अब एक ले लेते हैं एडवांस लेवल प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा सा लेवल ऊपर ले जा रहे हैं, थोड़ा सा जे एडवांस लेवल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो ग्राउंड सलाह पे एडवांस लेवल टाइप से पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो एडवांस लेवल में क्या होता है कि क्वेश्चन का चेहरा थोड़ा सा डरावना बना दिया जाता है।
ठीक है, कि पढ़ने में आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ रहा है ना, लेकिन फॉर्मूला वही है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन बनेंगे। देखो एक इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन आया भी हुआ है पेपर में, आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 3 में। इसमें कह रहा है, तो एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन पूरा। ए स्ट्रेट सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब हैज टू अपोजिट इनलेट्स एक्स एंड वाई। कोई स्ट्रेट सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, उसके दो अपोजिट इनलेट्स हैं, एक को एक्स बोल रहा है, एक को वाई बोल रहा है, एट टू टर्मिनल्स। ठीक है, देखिए जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपका एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, और इसमें दो टर्मिनल हैं, एक को वो एक्स बोल रहा है, एक को वाई, और यहाँ पे इनलेट्स हैं, ठीक है, एक है ना वही इनलेट एक्स और वाई, उसके दोनों टर्मिनल पे बने हुए हैं। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब इज 200 सेंटीमीटर। इसकी पूरी लेंथ दे रहा है वो 200 है ना, तो मैंने ये लेंथ कितनी ले ली है, 200 ले ली है। फिर कह रहा है HCl एंड अमोनिया गैस आर अलाउड टू इंटर द ट्यूब साइमल्टेनियसली, है ना। इसमें दो गैसें इंटर कराई जा रही, एक तरफ से HCl गैस इंटर कराई जा रही है और दूसरे इनलेट से अमोनिया गैस इंटर कराई जा रही है। अच्छा, साइमल्टेनियसली बोला है तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि दोनों गैसें सेम टाइम पे, है ना, एक साथ एक ही समय पर दोनों गैसें साइमल्टेनियसली इंटर कर रही हैं, ठीक है। फिर कह रहा है थ्रू इनलेट्स, अच्छा ठीक है, वो एक्स वाली की तरफ से HCl को पास करा रहे होंगे, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला उसने, एक्स वाले इनलेट से HCl को और वाई वाले इनलेट से अमोनिया को इंटर करा रहे हैं। फिर इसने बोला व्हाइट फ्यूम्स फर्स्ट अपीयर एट द पॉइंट P इनसाइड द ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर कोई पॉइंट P है, इस ट्यूब के अंदर कोई पॉइंट P है, और वहां पे व्हाइट कलर की फ्यूम क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, ठीक है। ये मैंने मान लिया कोई P पॉइंट है, यहाँ पे व्हाइट कलर की फ्यूम बन रही है। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द इनलेट X। उस पॉइंट P की डिस्टेंस इनलेट X से बतानी है, कितनी होगी। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो ये डिफ्यूजन पे ही बेस्ड है, क्योंकि देखो एक इनलेट से वो HCl गैस को डिफ्यूज करा रहा है, एक इनलेट से अमोनिया को डिफ्यूज करा रहा है। और ये जो व्हाइट फ्यूम की बात कह रहा है, ये आप लोग समझ पा रहे हो व्हाइट फ्यूम, कौन सी व्हाइट फ्यूम, NH4 NH4 अमोनिया, हाँ अमोनियम क्लोराइड, वेरी गुड। तो इधर से देखो, इधर से HCl के मॉलिक्यूल आ रहे होंगे डिफ्यूज करते 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 करते, और इधर से अमोनिया के मॉलिक्यूल आ रहे होंगे सेकंड इनलेट से। तो रास्ते में दोनों का मिलन होना तो तय है, मतलब एक जगह ऐसा आपको जरूर होगा कि ये गैस के मॉलिक्यूल फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, और वही पॉइंट P होगा, क्योंकि जहां पर ये गैस पहली बार मिलेंगी वहां पे अमोनियम क्लोराइड, देखो अमोनिया बेस है, HCl एसिड है, तो सिंपल यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, और अमोनियम क्लोराइड की वाइट फ्यूम्स होती हैं, काफी डेंस वाइट फ्यूम्स होती हैं, काफी डेंस वाइट फ्यूम्स होती हैं। तो ये डेंस वाइट फ्यूम्स बननी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब वो P पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर इन दोनों गैसों का कांटेक्ट होगा फर्स्ट टाइम, है ना। और मान लेते हैं ये P पॉइंट X टर्मिनल से D डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं, है ना, क्योंकि शायद यही डिस्टेंस उसने पूछा है फाइनली, है ना। देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम इनलेट X। तो इनलेट X से इस पॉइंट की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो मान लिया मैंने D है, ठीक है। तो दूसरे इनलेट Y से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, 200 - हाँ 200 - D, है ना, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ 200 है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इन्हीं दोनों गैसों के लिए। तो इसके लिए लिखेंगे, दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करके लिखना होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू। अब देखो जब गैसों के नाम पता हो तो मोलर मास के टर्म में लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो मोलर मास ऑफ HCl, नहीं इसमें ध्यान रखना R1/R2 होता है, तो अंडर रूट के अंदर M2/M1 होता है। तो यहाँ पे HCl लिया है ऊपर, तो यहाँ पे अमोनिया का मोलर मास आएगा न्यूमरेटर में, है ना।
ठीक है, बोलो भाई, है ना, वही फॉर्मूला है R1/R2 इक्वल टू M2/N1। मैंने गैसों के नाम लिख दिए ऐसे वो क्लियर है। अब देखो अमोनिया का मोलर मास हमें पता है 17 होता है, ये रख देंगे हम लोग। HCl का मोलर मास 36.5 होता है, तो ये रख दिया। अब इसकी कोई ना कोई वैल्यू है वो तो हम लोग निकाल ही लेंगे, है ना। अब इधर आ जाओ, इधर साइड देखो, रेट को लिखेंगे क्या, तो रेट को लिखना पड़ेगा V/T। तो वॉल्यूम ऑफ HCl डिफ्यूजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और इसको लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस डिफ्यूजेस एट टाइम t। ठीक है, इज इक्वल टू √17/36.5। और देखो आप ऐसे समझो कि ये टी टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि तो बेटा जिस टी टाइम में अमोनिया के मॉलिक्यूल दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुंचेंगे, उसी टी टाइम पे साइमल्टेनियसली इधर अमोनिया के मॉलिक्यूल पहुंच जाएंगे। तो वो टी टाइम तो दोनों के लिए सेम हुआ ना, बोलो भाई। तो ये टी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब अमोनिया HCl गैस जैसे देखो, तो HCl गैस का वॉल्यूम कितना डिफ्यूज हो रहा है, तो वॉल्यूम को हम लोग ले सकते हैं एरिया इनटू लीनियर डिस्टेंस। लीनियर डिस्टेंस मैंने D1 मान ली है HCl के लिए। ऐसे आप समझिए कि HCl गैस ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी, ये पूरा वॉल्यूम, ये इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको मैंने A मान लिया यहाँ पे, इनटू इस D डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इस टी टाइम में HCl इतना ही वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर पाई होगी इस ट्यूब का, है ना। इस टी टाइम में HCl गैस इतना ही वॉल्यूम तो कवर कर पाई होगी इस ट्यूब, टेस्ट ट्यूब का, है ना। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम हो जाएगा A/D। और अमोनिया कितना वॉल्यूम कवर कर पाई होगी देखो, तो यूनिफॉर्म ट्यूब है, एरिया अगर इसका A माना है तो ये A ही है इधर भी, और ये पूरा इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी A इंटू 200 - D। बोलो भाई, A इंटू 200 - D इज इक्वल टू √17/13.6। अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, मतलब कि यूनिफॉर्म का ट्यूब है, तो A कैंसिल हो जाएगा। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये D की वैल्यू इतनी आ जाएगी 18.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सिंपल ग्राम्स लॉ पे ही बेस्ड है, और इसमें इस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? सर है ना। ऐसे 1 2 3 क्वेश्चन आपकी सीट में और हैं, वो भी आप लोग करिएगा। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे कोई उसमें सिनेमा हॉल है, बोला है क्वेश्चन में कि सिनेमा हॉल है, और इसमें कुछ ऐसे n नंबर ऑफ रोज हैं, है ना। और उसमें पूरा सिनेमा हॉल फुल मान के चल रहे हैं कि पूरा हाउसफुल चल रहा है सो, और इसमें 2 डोर हैं, एक इधर लेफ्ट साइड पे एक डोर है, एक राइट साइड पे डोर है। ठीक है, और इधर से लेफ्ट वाले डोर से लॉफिंग गैस हम लोग पास करा रहे हैं, लॉफिंग गैस N2O को बोलते हैं, और राइट साइड से टीयर गैस पास करा रहे हैं, टीयर गैस। ठीक है, टीयर गैस क्लोरोपिक्रिन को बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में पूछा है ऐसे नंबर ऑफ रोज कुछ बता रखी कि 50 60 कुछ ऐसी रोज है, तो पूछ रहा है बताइए किस रोज के जो दर्शक होंगे वो हंस भी रहे होंगे और रो भी रहे होंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली लॉफ भी कर रहे होंगे और रो भी रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए ना कि सिमिलर ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी ग्राम्स लॉ पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो करिएगा आप लोग इसको, है ना। इस तरह के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और भी। अब इसमें एक टर्म आता है इफ्यूजन, है ना। इफ्यूजन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, कई बार इफ्यूजन पे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो इफ्यूजन जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इफ्यूजन और डिफ्यूजन में। देखिए इसकी बेसिक डिफिनेशन तो ये कह रही है डिफ्यूजन अंडर प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। जब भी डिफ्यूजन कांस्टेंट प्रेशर पे कराया जा रहा हो
तो उसे हम लोग इफ्यूजन भी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं। क्या मतलब इसका, देखो अभी क्या था, जब हम लोग डिफ्यूजन की बात कर रहे थे तो वहां पे अगर ध्यान से देखो, तो जब मैंने शुरुआत में कंडीशन ली थी तो मैंने एक कंटेनर लिया था, ठीक है, उसमें गैस फिल कर दी थी, और इसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ था, और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल इस ओरिफाइस से बाहर निकल रहे थे, और इस फिनोमिनन को हम लोग ने क्या बोल दिया था, डिफ्यूजन बोल दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था कि प्रेशर कांस्टेंट रखा गया था, लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी कर दिया है कि मान लिए कि यहाँ पे कंटेनर जो है, कंटेनर के ऊपर एक यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन पे हम लोग एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और इस कांस्टेंट प्रेशर को अप्लाई करने की वजह से ये पिस्टन मूवेबल टाइप का है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ भी आ रहा है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो ये गैस हमारी कंप्रेस होगी, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम होगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, गैस का प्रेशर Increase. इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हाँ, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए यहाँ प्रेशर तो चेंज हो ही रहा है ना, गैस का प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और ऐसे केस में गैस तो बाहर निकल ही रही होगी, लेकिन ऐसे समझिए कि जब ऊपर से जैसे जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो गैस का जो ये डिफ्यूजन होगा, ये फोर्सफुली टाइप का डिफ्यूजन होगा, मतलब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल को धक्के दे के निकाला जा रहा है। बात समझ में आ रही है, वहां पे क्या होते, वहां पे Yes. गैस के मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली बाहर निकल रहे थे, यहाँ पे क्या है कि लगातार आप प्रेशर, मतलब उस पे कांस्टेंट प्रेशर लगाए हुए हो, पिस्टन नीचे की तरफ आता जा रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से गैस तेजी से बाहर निकलेगी, इसको आप फील कर सकते हो, है ना, वो गैस क्या होगी, तेजी से बाहर निकलेगी। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे समझ सकते हैं, Yes. जैसे आप लोग जैसे आप आजकल बर्थडे टाइम जब हम लोग बैलून फुलाते हैं, तो बैलून फुलाने के लिए एक एयर पंप आता है ना, आप लोग बर्थडे मनाते होगे, तो उसमें यस सर, बैलून यस सर आता है। फुलाने के लिए, है ना, हाँ, अब ये नया आना शुरू हो गया, पहले नहीं आता था, तो है ना, उसमें मुंह से ही फुलाना पड़ता था, तो उसमें इस तरह का ये पिचकारी टाइप का वो होता है एयर पंप, है ना, उसके एक एंड पे हम लोग बैलून फिट कर देते हैं, और दूसरी तरफ से पंप को पीछे से प्रेस करते हैं, ठीक है। तो जब इसके अंदर की जो एयर है वो डिफ्यूज होके इधर चली जाती है, लेकिन जब वो पंप पीछे से हम लोग प्रेस प्रेस कर रहे हैं उसका पिस्टन, तो वो गैस के मॉलिक्यूल बड़ी स्पीड में जाते हैं, ठीक है, तो वहां भी डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो इफ्यूजन है ना, वो क्या है, एक तरह से इफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. Yes. है ना, हाँ, बैलून फुलाए होंगे तो समझ में आएगा पूरा। अब देखो तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ इफ्यूजन जो होगा वो मोलर मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल डिफ्यूजन मोलर मास पे डिपेंड कर ही रहा था, तो इफ्यूजन भी करेगा, रेट ऑफ इफ्यूजन मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट के, तो ये वाला रिलेशन तो एज इट इज होल्ड करेगा ही करेगा। यहाँ पे देखो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा, है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि अगर वो एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के प्रोडक्ट के भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बेटा इन दोनों का अगर प्रोडक्ट ले लें हम लोग राइट हैंड साइड पे, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ इफ्यूजन P और स्क्वायर रूट ऑफ M दोनों के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, है ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, Yes, sir. ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग दो डिफरेंट गैसों के लिए
रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो लिखें यहाँ पर, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे हमें लिखना होगा R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1, है ना? बोलो भाई, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि फॉर्मूले में प्रेशर का टर्म भी आ जाएगा, P1 और P2 भी आ जाएगा इफ्यूजन के केस में, और वही डिफ्यूजन होता तो ये प्रेशर कांस्टेंट होता तो वो कैंसिल आउट हो जाता, तो फिर आपका ओनली जो रिजल्ट आता वो R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2/1, यही रिजल्ट रह जाता। ये वाला रिजल्ट केवल डिफ्यूजन के केस में, और ये वाला रिजल्ट ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इन केस ऑफ इफ्यूजन। ठीक है, बोलो इतनी बात आई समझ में आ रही नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हम लोग को क्लियर होना चाहिए। तो ये तो इफ्यूजन हो गया। अब देखो कई बार आपको ये केस में बताता हूँ, इनडायरेक्ट केस ऑफ इफ्यूजन, है ना? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखो कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि ये तो डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो वहां पे इफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये समझ लेना कि ये इनडायरेक्ट केस क्या होता है, इसका क्या मतलब है। देखो जब भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसे फ्रेम करके दिया जाए, एक एक कंटेनर ले, है ना, एक कंटेनर ले और उसमें दो गैस से फिल कर दे। एक ही कंटेनर में दो गैसों का क्या ले ले, मिक्सचर। ठीक है, इफ ए मिक्सचर of two or more gases if a mixture of two or more gases taken in a rigid volume container and diffuses through a common orifice, then it will be the case of effusion. Then it will be the case of effusion. तो ऐसे केस में वो जो केस होगा वो इफ्यूजन का केस बन जाएगा, है ना? केस ऑफ इफ्यूजन। देखो ये पहले समझ लो इसको, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जब भी कभी ऐसा कोई केस दिया जाए, जैसे आपको दो गैसें मिक्स करके दे दें और कंटेनर में एक ओरिफाइस कर दें और दोनों गैसें उसी ओरिफाइस से बाहर निकल रही हूँ, तो आपको लगेगा कि सर ये तो सिंपल डिफ्यूजन का केस है, लेकिन ये केस बन जाएगा इफ्यूजन का, है ना? ये केस कोई डिफ्यूजन का नहीं है, ये इफ्यूजन का केस बन जाएगा। आपको लग रहा है वो कैसे बन जाएगा सर? तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे दो गैसें आपने ले ली हैं, ठीक है, गैस ए और गैस बी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं शुरुआत से। ठीक है, तो जब दो गैसों का हम लोग मिक्सचर लेते हैं, तो अभी हम लोग इससे पहले डाल्टन्स लॉ भी पढ़ चुके हैं, तो दो गैसों के मिक्सचर में दोनों गैसों का पार्शियल प्रेशर भी कुछ कुछ होता है ना? वैसे जैसे मैंने मान लिया P1 जो है वो पार्शियल प्रेशर गैस ए का है और P2 जो है वो गैस बी का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, अब आप क्या करो, किसी एक गैस के बारे में सोचो। ठीक है, जैसे ये मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करके समझाने का कोशिश किया है। इसमें कुछ मॉलिक्यूल मैंने रेड कलर के दिखाए, कुछ येलो कलर के दिखाए। तो मान लेते हैं कि रेड वाले गैस एक हैं, तो गैस ए जो डिफ्यूज कर रही होगी, गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन वो उसके मोलर मास के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा, लेकिन
उस गैस का जो डिफ्यूजन होगा वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे समझिए कि गैस ए का डिफ्यूजन जो होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसका पार्शियल प्रेशर भी होगा, है ना। वो अपने पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में वो क्या हो रही होगी, डिफ्यूज कर रही होगी। तो गैस ए का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मोलर मास पे तो डिपेंड करेगा करेगा, साथ में उसके पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। ऐसे ही गैस बी के लिए इंडिविजुअली सोचो तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसका पार्शियल प्रेशर कुछ P2 है, और उसके पार्शियल वो P2 पार्शियल प्रेशर उस गैस के डिफ्यूजन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ना। तो यहाँ पे R2 P2 के भी प्रोपोर्शनल होगा। और फिर से वही बात है कि अगर दोनों का हम लोग रेशियो ले लें, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला देखो वही तो बन जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2, है ना। देखो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला आपका बन जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। लेकिन यहाँ पे जो P1 P2 होंगे वो उन गैसों के क्या होंगे, पार्शियल प्रेशर, है ना। Partial pressure. हाँ, तो यहाँ पे जो P1 P2 है वो उन गैसों के अपने इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होंगे, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम लोग नेक्स्ट लाइन में ऐसे भी ले सकते हैं, ये हम लोग डाल्टन्स लॉ में पढ़े थे कि किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं उनके मोल अपॉन टोटल मोल। तो गैस 1 के मोल मान लिए N1 है और गैस 2 के N2 है, तो ये हो जाएंगे N1/N1 प्लस N2। और P2 को लिख सकते हैं N2/N1 प्लस N2। तो N1 प्लस N2 N1 प्लस N2 तो रेशियो में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो इसको हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2 स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। ठीक है, बोलो भाई। और N1 इंटू उनके मोल्स हो गए, है ना। मतलब ये मान लीजिए कि गैस ए के मोल कुछ N1 पड़े हुए हैं कंटेनर में और गैस बी के मोल कुछ N2 पड़े हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे P1 P2 पार्शियल प्रेशर है, ये नोट कर लीजिएगा कि P1 P2 यहाँ पे बेटा पार्शियल प्रेशर है, तो इसलिए फिर हम लोग इसको फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर जो होता है वो उनके मोल फ्रैक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट केस बन जाता है इफ्यूजन का, है ना। तो ये सिचुएशन आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी दो गैस से या दो गैसों से ज्यादा गैसें भी हो सकती हैं, वो अगर एक ही कंटेनर में फिल करके दे दी जाए और एक छोटे से ओरिफाइस से दोनों गैसें डिफ्यूज कर रही हूँ, तो वो जो केस होगा वो डिफ्यूजन का ना होके वो एक्चुअली इफ्यूजन का केस बन जाता है, ठीक है। मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है वो सिमिलर टू इफ्यूजन, है ना। देखने में आपको लगेगा कि इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इफ्यूजन का केस में आ रहा था, है ना। तो इनडायरेक्टली वो इफ्यूजन ही है एक तरह से। ठीक है, क्लियर हो रही बात सभी को, Yes. Yes, sir. है ना। तो ये इम्पोर्टेंट केस है, जैसे एक क्वेश्चन भी मैंने ले लिया है जिससे थोड़ा आपको चीजें और क्लियर हो जाए। जैसे देखो, इसमें कई बार वो क्वेश्चन में कंफ्यूज भी करेगा, इसमें जैसे पढ़ो इस क्वेश्चन में आप लोग, तो कह रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो वो हाँ, एक चीज ये बता देते हैं कि अ, अगर कभी इफ्यूजन, अगर मान लीजिए इफ्यूजन हो भी रहा होगा क्वेश्चन में, तो आप देखोगे न्यूमेरिकल में कि ज्यादातर वो इफ्यूजन को इफ्यूजन नहीं बोलेगा, वो इफ्यूजन को डिफ्यूजन ही बोलेगा लैंग्वेज में, है ना। क्योंकि वो जैसे ही इफ्यूजन बोलेगा तो आप सावधान हो जाओगे, आप खट से ये फॉर्मूला लगा दोगे। अगर वो डिफ्यूजन बोलेगा तो आप सोचोगे अच्छा डिफ्यूजन है, और वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा मामला, आप डिफ्यूजन का फॉर्मूला लगा दोगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि भले ही वो डिफ्यूजन बोल रहा है लेकिन आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना है, ठीक है।
डिफ्यूजन को जरूरी नहीं कि वो डिफ्यूजन ही को ही डिफ्यूजन बोल रहा हो, डिफ्यूजन को भी वो नॉर्मली वो डिफ्यूजन ही बोल दिया करेगा। अब जैसे पढ़ो इस क्वेश्चन में आप क्या करा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस ए एंड बी आर इन द रेशियो 16:3। दो गैसों का रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो वो दे रहा है 16/3। फिर कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ देयर मासेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज 2:3। बस यहाँ पे थोड़ा सा उसने एक वर्ड मिक्सचर यूज किया हुआ है और वही वर्ड इंटरेस्टिंग है ना। मतलब यहाँ पे दोनों गैस अलग अलग कंटेनर में नहीं है, दोनों गैसें एक ही मिक्सचर में एक ही साथ ली गई हैं। तो कहने का मतलब गैस ए गैस बी एक ही साथ मिक्स कर दी गई हैं और दोनों के मास का जो रेशियो है वो 2:3 है। दोनों के गैसों के मास का जो रेशियो है 2:3 है और इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या है 16/3, है ना। अब अगर किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कि यार डिफ्यूजन बोला है, तो जनरली कोई भी करेगा तो इतना नहीं ध्यान रखेगा, वो सीधे क्या करेगा, यही फॉर्मूला लगा दे R1/R2 = M2/M1 और वो लगाते ही सारा गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों गैसों का मिक्सचर लिया जा रहा है। मिक्सचर में वो दोनों गैसें मतलब हर गैस अपने पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफ्यूज कर रही होगी, तो वो इनडायरेक्ट केस बन जाएगा इफ्यूजन का। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा इफ्यूजन वाला, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, R1/P1/P2 √M2/M1। ये फॉर्मूला आप लगाइए, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है इस पे भी नजर डाल लेते हैं। इसमें एक पार्ट में कह रहा रेशियो ऑफ द मोलर मास, तो मोलर मास का रेशियो पूछ रहा है। दो पार्ट में तो मोलर मास ही पूछा है और बाकी दो पार्ट में वो उनके मोल का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ देयर मोल्स प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। तो देखो, आपको मोलर मास और मोल का रेशियो पूछ रहा है ना। तो ऐसा करो आप लोग कि इस फॉर्मूले में P1/P2 को लिख दो N1/N2। अभी उन्होंने डिस्कस किया ही था कि P1 P2 यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको मोलर मास निकालना है, तो आप क्या करो, मोल को पिक्चर से हटा दो, मतलब मोल को मोलर मास के टर्म में लिख दो, है ना। अब आप लोग इतना तो सब मतलब जान ही चुके हो, मतलब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, है ना। उसमें मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो अगर दो गैसों के मोल का रेशियो हम लोग लिखें N1/N2, तो वो उनके मास के रेशियो और मोलर मास के रेशियो के ही बराबर होगा। इस तरह से लिख सकते हैं, N1/N2 हो जाएगा W1/W2 इंटू M2/M1। बोलो भाई, इस बात से सहमत होगी नहीं? Yes, sir. है ना। अब बस ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि हमें मोल को हटाना है पिक्चर से। हमें जैसे मोलर मास निकालना है तो मोल को हटाना पड़ेगा, तो W1/W2 इंटू M2/M1 और इंटू M2/M1 ऑलरेडी है ही, इसकी पावर हाफ कर देते हैं, चलो ठीक है। अब देखो, M2/M1 की पावर 1 और M2/M1 की पावर हाफ, ये मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है ना, तो इसको लिख सकते हैं M2/M1 होल पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो दिया था उसने, रेट ऑफ डिफ्यूजन 16/3 है ना, तो ये इफ्यूजन एक्चुअली वो डिफ्यूजन बोल रहा है, वो इफ्यूजन 16/3। और मास का रेशियो भी दिया था, गैसों के मास का रेशियो कितना था 2:3, तो W1/W2 भी रख दो आप 2:3, तो 16/3 इंटू M2/M1 रेज टू पावर 3/2। इससे आप थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, M2/M1 रेज टू पावर 3/2, ये आना चाहिए 3 तो कैंसिल ही हो रहा है, ये 8 आ रहा है ना।
अब आप क्या करो कि 3/2 पावर जो है ये इधर ले जाओ, है ना। मतलब इसको लिख दो आप m2/m1 इक्वल टू, अच्छा इसको 2 की पावर 3 लिखने में कोई बुराई तो है नहीं, 8 को, और ये आएगा तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 ये पावर एक तरह से 3/2 है ना। वो तुम लोग तो जानते होगे कि अगर ये इधर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो पावर आ जाएगा 2/3। अब 3 क्या होता दिख रहा है, कैंसिल, है ना। तो ये आ रहा है 2 की पावर 2, मतलब 4:1। तो इसका मतलब मोलर मास का रेशियो जो आ रहा है m1/m2, ये आ रहा है 1:4। तो मोलर मास का रेशियो 1:4 के बराबर होना चाहिए, है ना। देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं इसमें, देखो 3 कैंसिल हो गया और 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया। तो मोलर मास का रेशियो 1:4 आ रहा है बी पार्ट में। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा इसमें, बी वाला। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे ना, ये वाला अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो आपका आंसर ये आने लगेगा, ए पार्ट, और वो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. है ना, लेकिन इस ये एमसीक्यू है, इसमें 2 आंसर सही है। तो एक तो ये मोलर मास का रेशियो निकाल लिया, एक ऐसे ही आप मोल का रेशियो भी निकाल लेना। जैसे आप क्या करना कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसमें मोलर मास की वैल्यू आप रख देना ये 1:4। ठीक है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको दिया ही हुआ है, इससे आप मोल का रेशियो निकाल लेना, n1/2। तो एक आंसर और आपका मैच कर जाएगा इसी में। ठीक है, मतलब यहाँ से जो m1/m2 आए ना 1:4, ये रख देना यहाँ पे, और r1/r2 आपको दिया ही 16/3, इससे n1/n2 निकाल लेना, ये इनके मोल का रेशियो आ जाएगा। क्योंकि उसने मोल का रेशियो भी पूछा है, तो वो सॉल्व करके देखना, इतना आएगा 8/3 आएगा मोल का रेशियो। तो इसमें एक आंसर आपका, हाँ ये आप लोग कर लेना अटेम्प्ट, ये हो जाएगा सीधा सीधा। Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है बेटा, n1/n2 Yes, sir. 8/3। तो बस बहुत बढ़िया है ना। तो ये आंसर आपका, एक आंसर और सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो ये है कि बस ध्यान रखना कि जब भी दो गैसें एक साथ मिक्स करके डिफ्यूज करा रहा हो तो समझ जाना वो इफ्यूजन का केस है, वो डिफ्यूजन का केस नहीं है। अब इसमें फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग 2 फैक्टर तो पढ़ ही चुके हैं मोटा मोटी, जैसे मोलर मास या डेंसिटी, वो एक ही फैक्टर है ना। क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि मोलर मास जो होता है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ये, या मोलर मास की जगह डेंसिटी भी बोल सकते हो, वो एक ही बात है, वो सिमिलर रिलेशन होता है दोनों में। अच्छा, दूसरा फैक्टर प्रेशर की बात कर ली हम लोगों ने कि प्रेशर बढ़ाने पे भी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का आया रिजल्ट। ठीक है, तीसरा एक फैक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होता है, ओरिफाइस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चनों में क्रॉस सेक्शनल एरिया को नहीं डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कुछ रेयर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे अपनी सीट में एक क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाएगा, वो पीछे दिए रहते हैं ना एपीएसटी वाले क्वेश्चन, है ना। Yes. Yes. उसमें, है ना, उसमें थोड़े कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे पड़े रहते हैं। उसमें आपको मिल जाएगा कि उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी वेरी कराया है ना। तो कभी ऐसा हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वेरी करने लगे मान लो, तो उसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हो कि जितना छोटा ओरिफाइस होगा उतना गैस के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा। अब अगर वही एरिया बड़ा हो जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल कम समय में बाहर आ जाएंगे, है ना। मतलब वही गैस जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी।
तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग इंक्रीज करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तेजी से होगा डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, अगर एरिया कभी चेंज किया जाए तो वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ना। एरिया इंक्रीज करने पे, एरिया मतलब वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ओरिफाइस का, ठीक है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। और चौथा फैक्टर टेम्परेचर होता है। अच्छा, ग्राहम्स लॉ ने टेम्परेचर को फाइनली कांस्टेंट नहीं रखा था, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने पे बड़े अपसर्ड टाइप के उनको रिजल्ट मिल रहे थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने इस लॉ में टेम्परेचर को वेरी नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर हम लोग टेम्परेचर को भी चेंज करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन वो मैथमेटिकली निकाल पाने में मतलब कि सक्सेसफुली नहीं रहे थे कि कैसे वो रिलेट करता है, डायरेक्टली होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अच्छा, आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस से जरा सोच के बताओ जरा कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं, है ना, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। है ना। तो वैसे सोचने में ऐसा ही लगता है हम लोग को कि टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगा। गैसों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो तेजी से गैस बाहर निकलेगी, लेकिन इसका उल्टा होता है। ये चीज ग्राहम नहीं बता पाए थे, ये बाद में ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये प्रूफ हुई थी। तो ग्राम्स ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो हो जाता है, और ऐसा रिलेशन देखने को मिलता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाता है, उसका रीजन अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या ऐसा होता है कि गैसों की एंट्रोपी बढ़ने लगती है, और एंट्रोपी बढ़ने की वजह से उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन पहले के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि भगदड़ मच जाती है बिल्कुल, है ना। रैंडमनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पहले मान लो जब गैस धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी मतलब कि धीरे धीरे मोशन कर रहे थे, तो एक छोटे से ओरिफाइस से निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके आपस के कोलिजन इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि एक ओरिफाइस से निकलने की प्रोबेबिलिटी, छोटे से ओरिफाइस से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी पहले से कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी, ठीक है। तो इसमें उल्टा आता है, ये चीज ग्राम ने नहीं बताई थी, ये मैंने आपको ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि ये भी एक फैक्टर होता है, टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है। तो ठीक है ना, ये 4 फैक्टर होते हैं जो गैसों के रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केटीजी। केटीजी शॉर्टकट में केटीजी बोलते हैं हम लोग इसको, पूरा नाम है इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो देखिए केटीजी बहुत सिंपल है टॉपिक, ये समझ लीजिए कि बहुत बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन तो हर टॉपिक से ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और केटीजी को सबसे पहले प्रपोज किया था, ये साइंटिस्ट थे मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ कैसे है, ये 2 साइंटिस्ट की देन है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, और इन्हीं का कॉमन एफर्ट थे, और ये जो भी हम लोग पॉस्टुलेट पढ़ेंगे ये इन्होंने ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। देखिए क्या कहना था इनका, देखिए पॉस्टुलेट नंबर 1, पहला पॉस्टुलेट क्या था, तो इनका कहना था कि अच्छा एक बात ये भी बता रहे हैं, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसें है ये गैसों के आइडियल नेचर को एक्सप्लेन करने में ही पॉसिबल एप्लीकेबल है। मतलब ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है इसकी लिमिटेशन भी है, इससे केवल गैस का आइडियल बिहेवियर ही एक्सप्लेन होता है ना, इससे गैस का रियल बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली आइडियल नेचर पे बेस्ड है पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसमें देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है ए गैस इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ
extremely teeny particles called molecule. ये सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग बेसिक है, सब जानते हैं इसके बारे में ऑलरेडी, कि कोई भी मान लो गैस है तो वो छोटे 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 नन्हे नन्हे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, और उन गैस के मॉलिक्यूल का जो नंबर है, उस गैस के पार्टिकल का जो नंबर है बहुत ज्यादा है, है ना, बहुत लार्ज नंबर है, वो एवोगैड्रो नंबर के मल्टीपल में ही होगा कोई ना कोई, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, गैस के मॉलिक्यूल बहुत टीनी है, एक्सट्रीमली टीनी पार्टिकल है ना, जो वर्ड यूज किया गया आप समझ पा रहे हैं, टीनी वैसे ही छोटा है और ये अत्यंत छोटा है, एक्सट्रीमली टीनी पार्टिकल। इतने छोटे मॉलिक्यूल होते हैं कि इनको हम लोग डायरेक्ट नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल हम लोग को कहाँ दिखते हैं, है ना, डायरेक्ट हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो इन पार्टिकल्स को ही हम लोग गैस के, इन्हीं को मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, है ना। तो ये पहला पोस्टुलेट है, गैस इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल आर नॉर्मली कॉल्ड मॉलिक्यूल। इनको हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। भले ही वो नोबल गैस के क्यों ना हो, नोबल गैस के पार्टिकल, नोबल गैस को भी हम लोग इन जनरल मॉलिक्यूल ही बोल देते हैं केटीजी में, है ना, भले ही वो एटॉमिक फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि ये गैस के मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। इतना तो सब लोग फिजिक्स जानते ही होंगे कि कोई भी एम मास का ऑब्जेक्ट है तो उस पे ग्रेविटी फोर्स लगाती है, एम एफ इक्वल टू एम ए, है ना, एम जी सॉरी, ठीक है। लेकिन इनका मास ही इतना कम होता है कि इन पे जी की वैल्यू तो पूरी लग रही होती है, जी तो पूरा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन एम ही इतना कम होता है कि इनका दोनों का प्रोडक्ट जो आता है वो नेग्लिजिबल आता है, अल्टीमेटली वो फोर्स इफेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं गैसों की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है ना, क्योंकि अगर वो फोर्स इफेक्टिव होता तो गैस के मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में क्यों रहते, है ना, वो तो सब सेटल डाउन हो जाते, जबकि गैस के मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में फ्री मोशन करते हैं, है ना। आपको पता है ना, गैस के मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में भी मोशन कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी, और बेटा जेड एक्सिस के अलोंग भी, मतलब वो उड़ भी सकते हैं, ठीक है, मतलब तभी इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बोली जाती है। अच्छा, जैसे कोई पूछे कि इंसान की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2। हाँ, तो इंसान की 2 बोलनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में केवल चल सकते हैं, हम लोग उड़ नहीं सकते जेड एक्सिस के लॉन्ग, है ना, इंडिपेंडेंटली नहीं उड़ सकते। अब आप कहोगे हेलीकॉप्टर लेके उड़ जाओ, तो वो बात अलग है, वो तो आपने एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प ले ली, लेकिन अपने आप नहीं उड़ सकते, तो इसका मतलब आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ठीक है। ऐसे गैसों की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, मच्छर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है ना, जितने भी कीट पतंगे, है ना, चिड़िया हो गई, है ना, इनकी सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 3 होती है। चलिए, अच्छा, तो ये बिल्कुल सिंपल बात है। तो गैस के मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी का कोई फोर्स नहीं होता है, ग्रेविटी का कोई फोर्स इफेक्टिवली नहीं लग रहा होता है, इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट मानते हैं, नेग्लेक्जिबल मानते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट बोलता है गैस मॉलिक्यूल फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ। यहाँ पे हम लोग गैस मॉलिक्यूल का जो मोशन है उसको, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल कैसे मोशन करते हैं। तो बोलते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जब मोशन करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं, लेकिन उनका जो ये पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ये बड़ी जल्दी जल्दी कोलिजन्स होता है, गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते रहते हैं, कि जैसे कोई गैस मॉलिक्यूल है वो ए से बी तक जा रहा है, तो जितनी देर वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेगा उतनी देर तो सीधा सीधा चलेगा, लेकिन जहां पे उसका इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वहां उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, फिर वो जितनी देर चलेगा, थोड़ी देर तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, फिर उसका किसी तीसरे मॉलिक्यूल से इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन होते ही उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ऐसे गैस के मॉलिक्यूल जितनी देर मूव करते हैं उनका जो मतलब उनका पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करते हैं, लेकिन मतलब जो ट्रेजेक्टरी है वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही है, लेकिन वो डायरेक्शन लगातार उनकी क्या होती है, चेंज होती रहती है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो उनका जो मोशन कर रहे हैं वो एक जिगजैग टाइप का मोशन करते हुए नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी उनकी पोजीशन बदलती रहती है ना। तो ओवरऑल उनके उनके इस रैंडम टाइप के मोशन को जिगजैग मोशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही बस इसमें लिखा हुआ है, गैस मॉलिक्यूल फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ बट द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन चेंजेस रैपिडली ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन। उनके डायरेक्शन, मोशन की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होती रहती है। किस वजह से? उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स होते रहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ रैंडम मोशन इज कॉल्ड जिगजैग मोशन। इस तरह के रैंडम मोशन को ही क्या बोल दिया? Sir, your voice is not coming. अरे कितना टाइम हो गया डिस्कनेक्ट हुए? सर 5 मिनट। अच्छा, हाँ देखो तो कहाँ तक पढ़ दिया था? ये कोलिजन थर्ड पॉइंट हो गया था, जिगजैग मोशन वाला हो गया था। यस सर हो गया। Yes, sir. अच्छा अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट है कोलिजन ऑफ कोलिजन बिटवीन एमंग गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं बताओ, किसी को पता हो तो? सर टोटल काइनेटिक एनर्जी सर मोमेंटम कंजर्व रहता है। हाँ, कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है गैस मॉलिक्यूल की। ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल जैसे आपस में कोलिजन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी जस्ट बिफोर कोलिजन, है ना, और कोलिजन करने के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगी इन दोनों की। मतलब इसकी मान लो ke1 है, इसकी ke2 है, तो ke1 प्लस ke2 बराबर हो जाएगा ke1 डैश प्लस ke2 डैश। तो वो इक्वल रहेगी जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन, नेट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना। तो ये इस तरह की कोलिजन करते हैं गैस के मॉलिक्यूल की, इनके कोलिजन होने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी, नेट जो काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं चेंज होती है। ठीक है, चौथे के बाद फिर फिफ्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो केवल आइडियल बिहेवियर के केस में हम लोग
कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी इस चैप्टर के बाद आप लोग रियल गैस करके भी पढ़ोगे, मतलब वहां पे गैसों के रियल बिहेवियर की बातें करेंगे हम लोग। तो जो रियल गैसें होती हैं वो इन दोनों पॉइंट को फॉलो नहीं करती हैं, है ना। बाकी सारे पॉइंट उसमें एप्लीकेबल होते हैं, मतलब एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट, बाकी सारे जितने पॉइंट हैं वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन ये दोनों पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट among गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन। ये बड़ा ये पॉइंट जो है ना, ये मैक्सवेल ने जो कंसीडर किया था, ये केवल आइडियल गैसों के लिए एप्लीकेबल है। इनका क्या कहना था कि गैसों के मॉलिक्यूल, जैसे एक मॉलिक्यूल मैंने 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, ये वैसे मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो इन 2 मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लग ही नहीं रहा होगा, ना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, ना इनके बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, है ना। ये F12 F21 क्या है, ये मैंने ऐसे लिखा है कि फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाई पार्टिकल 2, मतलब 1 पार्टिकल पे 2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, या 2 पार्टिकल के थ्रू 1 के पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स सब जीरो होंगे। मतलब ना 1 वाला 2 को पे कोई फोर्स लगा रहा है, ना 2 वाला 1 पे कोई फोर्स लगा रहा है। ये सारे इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे, जीरो होंगे। किस केस में, जब तक हम लोग गैस का नेचर क्या मानेंगे, आइडियल मानेंगे, ठीक है। तो आइडियल बिहेवियर कंसीडर करते समय हम लोगों को ये मानना पड़ता है कि गैसों के मॉलिक्यूल के कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम लोग रियल गैसों की बात करेंगे तो वहां पे वांडरवाल नाम के जो साइंटिस्ट है वो हम लोग को ये बात अच्छे से समझाएंगे कि ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। गैसों के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगते हैं, और वो, हाँ, माना कि वो फोर्स वीक होते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं होते हैं। स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, बट फाइनाइट होते हैं, वो जीरो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट रियल गैसों के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल आइडियल गैसों के केस। वैसे भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मेनली आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाती है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और है ना, क्योंकि जब रियल गैस पढ़ेंगे ना तो यही पॉइंट फेल हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक पॉइंट ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6, ये भी आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। आइडियल गैस में पढ़ते समय हम लोग ये मान लेते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ना, गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, जो नन्हे मुन्ने होते हैं, ठीक है। तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर, जिस कंटेनर या वेसल या सिस्टम, जिस भी सिलेंडर वगैरह में उनको फिल किया गया है, उस कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत ही कम होता है ना। दिस इज वेरी मच स्मॉल, है ना, बहुत ही कम होता है। लेस देन देखो मैंने 3 बार लगाया हुआ है। इससे आप समझ पा रहे होगे कि गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में टू इस लेस होता है, बहुत ही कम होता है। और इतना कम होता है कि मैक्सवेल ने क्या किया कि उसको इग्नोर कर दिया, मतलब कि मतलब मान लिया कि गैस कोई वॉल्यूम ही नहीं ऑक्युपाई कर रही है, ठीक है। तभी आप लोग ने शायद ध्यान दिया होगा ये चीज, या हो सकता है ना भी ध्यान दिया हो, कि जब हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते थे मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम रखते थे वी, ये वॉल्यूम किसका रख देते थे हम लोग, पूरे कंटेनर या वेसल का ही तो रखते थे, है ना। तो ये हम लोग इसी एजम्पशन पे बेस्ड रखते थे। हम लोग मान लेते थे कि गैस का अपना कोई वॉल्यूम, जो पहली बात तो गैस का वॉल्यूम बहुत कम है कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और इतना कम है कि उसको हम लोग इग्नोर ही कर देते थे, और मान लेते थे कि गैस के मॉलिक्यूल के लिए पूरा कंटेनर खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल का अपना कोई वॉल्यूम है नहीं। तो उसका, उसके लिए पूरा, उनके फ्री मोशन के लिए पूरा कंटेनर का वी वॉल्यूम, मान लो 10 लीटर का कंटेनर है, तो उनके मॉलिक्यूल के लिए पूरा 10 का 10 लीटर खाली है, मतलब अवेलेबल है।
उनके फ्री रैंडम मोशन के लिए पूरा 10 लीटर वॉल्यूम क्या है, खाली है, ये मान के वो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम रख देते थे। लेकिन क्या ये सही है, ऐसा करना सही है? तो ये बात हम लोगों को बताई थी वांडर वाल ने। उन्होंने क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे वो गैस लेते थे एक कंटेनर में, है ना, और उस पे हाई प्रेशर लगाते थे और टेम्परेचर थोड़ा कम करते थे। तो ऐसा करने पे वो गैस लिक्विफाइड हो जाती थी। वो गैस किसमें कन्वर्ट हो जाती थी, लिक्विड में। और जब वो लिक्विफाइड हो जाती थी, तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती थी, तो वो गैस कोई सर्टेन वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही होती थी कंटेनर का। क्योंकि जब वो लिक्विफाइड होगी तो वो गैस दिखने लगेगी, क्योंकि गैस दिखती नहीं, लेकिन लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो लिक्विड आपको दिखाई देगा। तो आपको वो दिखाई देगा कि हाँ, वो कंटेनर का एक सर्टेन वॉल्यूम, वो जो लिक्विफाइड गैस है, वो कंटेनर का एक डिफिनिट वॉल्यूम, एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, एक फाइनाइट वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है। ठीक है। तो वांडरवाल का कहना था कि अगर कोई गैस लिक्विफाइड हो रही है तो यार वो एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है। तो यार वही गैस जब गैसियस फॉर्म में है, तो ये वॉल्यूम जीरो कैसे हो सकता है, मतलब गैस का वॉल्यूम जीरो कैसे ले सकते हैं? वो अगर गैस फेस में भी कम से कम इतना वॉल्यूम तो ऑक्युपाई कर ही रही होगी जितना वो लिक्विड फॉर्म में कर रही है। ये मिनिमम वॉल्यूम होगा, क्योंकि लिक्विड में वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। है ना। और जब वो लिक्विफाइड हो रही है तो वी वॉल्यूम में उस गैस का जो अपना वॉल्यूम है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है XmL, वो उसके फ्री मोशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, है ना। उसके अगर मान लो यही मॉलिक्यूल उड़ने लगे जेड एक्सिस में भी, मतलब वो उनका बिहेवियर गैस ही हो जाए, तो वो केवल इतना ही वॉल्यूम तो ऑक्युपाई कर पाएंगे, जो बचा हुआ वॉल्यूम है V-X, इतना ही वॉल्यूम तो ऑक्युपाई कर पाएंगे। यही वॉल्यूम तो उनके फ्री मोशन के लिए अवेलेबल होगा, है ना। जबकि हम लोग जब PV इक्वल टू nRT लगाते हैं तो हम लोग पूरा पूरा वी वॉल्यूम ही रख देते हैं कंटेनर का। वो इस एजम्पशन, ये जो सारा किया धरा है, मैक्सवेल का किया धरा, मतलब इनके इस एजम्पशन के बेसिस पे कर देते हैं। मान लेते हैं कि गैस का अपना वॉल्यूम इतना कम है, इतना कम है कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कि वो इग्नोर ही कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं हम लोग गैस का वॉल्यूम। और जो कि जीरो थोड़ी ना है, वो माना कि कम है लेकिन जीरो नहीं है ना। सर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तब भी वो V-X वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करेगा? हाँ, मिनिमम। अगर वो लिक्विड गैस में जब कन्वर्ट होगा तो उस समय उसका जो मिनिमम वॉल्यूम होगा, उनके मॉलिक्यूल के फ्री मोशन के लिए जो मिनिमम वॉल्यूम होगा, वो V-X होगा। तो हमें PV इक्वल टू nRT में एक्चुअली ये वॉल्यूम रखना चाहिए V-X करके, लेकिन हम लोग वो सीधा सीधा X को इग्नोर ही कर देते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे आपके रूम में जिस टेबल चेयर में पढ़ रहे हैं वो टेबल चेयर ले लीजिए, आप लैपटॉप ले लीजिए, है ना, अलमारी होगी वो ले लीजिए, ठीक है, आपका मोबाइल फोन हो गया, सोफा हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। और आप भी हो गए, आप भी मान लो कि आप, हम भी एक ऑब्जेक्ट ही है मान लो, ठीक है, वैसे तो इंसान है हम लोग। और उस कमरे का जो वॉल्यूम है वो मान लो कुछ है, V वॉल्यूम है। और अगर इस समय आप लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है मान के चलना, लेकिन आपके अंदर अगर गैसियस नेचर आ जाए, मतलब इस कमरे, आपके रूम में जितनी भी चीजें हैं वो सब हवा में उड़ने लगे, ठीक है, वो गैसियस नेचर आ जाए और रैंडम मोशन करने लगे, सब दाएं बाएं इधर उधर रैंडम मोशन करने लगे, तो जितना वॉल्यूम अभी इस कमरे का खाली है, जो वो V-, वो जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका टोटल वॉल्यूम माइनस कर दें, तो V-, वो X वॉल्यूम, इतना ही वॉल्यूम उनके फ्री मोशन के लिए अवेलेबल होगा। जब वो गैसियस फेस में आ जाएंगे तब भी वो वॉल्यूम मिनिमम तो इतना ही रहेगा, है ना।
क्योंकि ऐसा तो है ना कि गैसियस फेस में आएंगे तो बहुत ज्यादा कोई वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो जब सॉलिड स्टेट में, वैसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड स्टेट में जो वॉल्यूम होता है वो सबसे कम होता है, लिक्विड स्टेट में वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, गैस स्टेट में और ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब जितना वो गैस लिक्विडफाई होने के बाद जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, अगर मिनिमम इतना ही वॉल्यूम वो गैसियस फेस में भी ऑक्युपाई कर रहे होंगे, हाँ गैसियस स्टेट में वो सब अलग अलग होंगे, स्कैटर्ड होंगे, है ना, वो सब अलग अलग होंगे, सब तितर बितर होंगे, स्कैटर्ड होंगे। लेकिन अगर वो उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, एक जगह कंडेंस करके, मतलब इसी को लिक्विड फॉर्म में बोल दिया था, तो मिनिमम वो कोई ना कोई वॉल्यूम जरूर ऑक्युपाई कर रहे होंगे, और वो वॉल्यूम इग्नोरेबल नहीं होगा, वो एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होगा। तो ये भी एक एजम्पशन लिया गया था किसमें, केटीजी काइनेटिक थ्योरी गैसों में, और इसको हम लोग जब वांडर वाली इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे इसको करेक्ट करेंगे, इसी पॉइंट को के बेसिस पे वहां पे वॉल्यूम में करेक्शन भी करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसको भी कंप्लीट ही कर लो बस। प्रेशर की बात बताई उन्होंने, और इनका कहना था कि गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि कंटेनर की वॉल पे लगातार कोलिजन्स करते रहते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होती है, और कोलिजन करने की वजह से वो कंटेनर की वॉल पे एक फोर्स डेवलप कर रहे होते हैं। और इतना तो तुम लोग फिजिक्स जानते ही हो कि फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, क्या होता है, प्रेशर होता है। तो अगर हम लोग कंटेनर की यूनिट एरिया पे नेट निकालने की गैस मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रही है, तो वही तो गैस का क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये चीज ये बताई थी उन्होंने कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज डेवलप्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ओवर ए बाउंड्री ऑफ कंटेनर। तो किसी कंटेनर या सिस्टम की बाउंड्री पे जो कोलिजन होते रहते हैं, तो कोलिजन की वजह से प्रेशर उसका एराइज होता है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था, प्रेशर का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको अभी मतलब सीधे आपको याद ही रखना है फॉर्मूला आपको। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैक्सवेल ने पूरा डिराइव किया था इस फॉर्मूले को, है ना। इसमें कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये जरूर पता होना चाहिए। इसमें जो m है, ये स्मॉल m लिया गया है, स्मॉल m गैस के मॉलिक्यूल का मास है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है। तो कैपिटल N लिया गया है, वो n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने उसमें गैस मॉलिक्यूल है। VRMS ये अभी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। गैसों की वेलोसिटी को 3 तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, उसमें एक वेलोसिटी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना, उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है। R फॉर रूट होता है, M फॉर मीन होता है, S फॉर स्क्वायर होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS इसको V लिखते हैं और सफिक्स में RMS लिख देते हैं, इसलिए सिंबल होता है। और जो V है वो कंटेनर का वॉल्यूम है ना, ये जो V है ना वो कंटेनर का वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूले से हम लोग प्रेशर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और लास्ट में इन्होंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था। इनका कहना था कि जो गैसों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। काइनेटिक एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करती है, गैसों की टेम्परेचर पे। और एग्जैक्ट रिलेशन देखा जाए तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैसों की, वो इस फॉर्मूले से निकलती है 3/2 RT, है ना, किस फॉर्मूले से निकलती है 3/2 RT। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, कई बार ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिया करेंगे। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी वो 1 मोल गैस की होती है, इसको लिख लीजिएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, है ना। इससे बेटा 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी
मोल पर मोल इतनी आती। और कभी आपसे पर मॉलिक्यूल पूछा जाए, एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, तो सिंपल ऐसे समझ लो कि एक मोल गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na. एवोगैड्रो Na के बराबर है ना। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की के रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है। मतलब Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो एक मॉलिक्यूल की निकालनी है तो हमें Na से डिवाइड करना पड़ेगा, 3/2 RT डिवाइड बाई Na। Na एवोगैड्रो नंबर है ना। और इसमें देखो R और Na, देखो R भी कांस्टेंट ही होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों के रेशियो को एक नया कांस्टेंट बोला जाता है, इसी को वोल्ट्समैन कांस्टेंट बोल देते हैं। ये वोल्ट्समैन ने इस यहाँ पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, R और Na को उन्होंने बोल दिया वोल्ट्समैन कांस्टेंट। इसको स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और इसका नाम नहीं लिखा हुआ, इसका नाम लिख लीजिए कि यहाँ पे एक्चुअली वोल्ट्समैन कांस्टेंट है, वोल्ट्समैन कांस्टेंट। वोल्ट्समैन कांस्टेंट को स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये R गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर के रेशियो के बराबर होता है। करण अर्जुन याद कर लेना, करण है ना, एक काफी पुरानी मूवी है करण अर्जुन, आप लोगों ने शायद देखी हो या सुना तो होगा ही, Yes. शाहरुख खान की मूवी। तो करण, तो k इज इक्वल टू R अपॉन Na, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो ये बस फॉर्मूला है कि एक मॉलिक्यूल की पूछी जाए एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो 3/2 kT बोल दीजिएगा, k वहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और एक मोल की निकालनी हो तो 3/2 RT से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो बस ये वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट आपको मैंने करा दिए। अब इसके बाद हम लोग इसी में वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, गैसों की मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। और ऐसा करो नेक्स्ट क्लास में यार, मैं सोच रहा हूँ सीट डिस्कस कर लेते हैं इसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम की, सर। है ना, क्योंकि अभी आज आया है ना तुम लोग का टेस्ट भी है संडे को, यस सर। है ना, उसमें आ भी रहा है चैप्टर, तो डिस्कस कर लोगे तो आपके बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ दोगे पेपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में टाइम टेबल आया कि नहीं आया है अभी आगे का? No, sir. अभी नहीं आया है, तो चलो रात में आ ही जाएगा, क्योंकि वेडनेसडे तक ही टाइम टेबल आया था। तो चलो कल परसों जब भी क्लास लगेगी तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, ये तुम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो फिर, है ना, इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद फिर चैप्टर। अब ये आइडियल गैस में थोड़ा ही बचा है, एक लेक्चर और हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा आइडियल गैस। ठीक है, एक लेक्चर के बाद आइडियल गैस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, है ना। सर Thank you. Sir. हाँ बोलो बेटा। सर केमिकल बॉन्डिंग की शीट में कुछ क्वेश्चंस वो 2 सेंटर्ड या 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके बॉन्ड में है, कुछ बनाना बॉन्ड्स के भी हैं। सर कुछ क्वेश्चन 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा ना। 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और ये तुम लोग को मैंने शायद थ्योरी पढ़ाते समय आया भी था, ये B2S6 का स्ट्रक्चर डाइबोरेन का। तो याद देखना तुम लोग नोट्स में, उसमें हमने कराया तो है तुम लोग को बनाना बॉन्डिंग करके, है ना। एक बार आप लोग नोट्स देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, यस सर। Yes.
है ना। अगर मान लो कहीं दिक्कत आ रही तो अभी क्वेश्चन डिस्कस जब करेंगे बॉन्डिंग का तो उस टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अगर मान लो कहीं दिक्कत आ रही तो। Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक, ओके Thank you. बेटा।